हेलो फ्रेंड्स, आपके जो भी डाउट्स है वो कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। अगर आप इस वीडियो की नोट्स चाहते हो तो टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, अब हमारा क्वेश्चन है द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर बाय अ ग्रॉसर्स बैलेंस इज 2.3 किलोग्राम। Two gold pieces of masses 20.15 gram and 20.17 gram are added to the box. What is the total mass of the box? ओके तो यहाँ पर पहले हमें टोटल मास फाइंड करना है, राइट। तो टोटल मास मतलब कि सारे मासेस का समेशन। तो यहाँ पर दो मासेस ग्राम में दिए, उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए उसको 1000 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, राइट। और फिर तीनों मासेस को ऐड करेंगे। तो पहले बॉक्स का मास होगा 2.3 प्लस 0.02015, ये हमने किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया पहले मास को, राइट। फिर थर्ड जो मास है वो होगा 0.02017, राइट। तो यहाँ पर इन तीनों का ही समेशन आएगा 2.34032, राइट। तो ये समेशन आ रहा है किलोग्राम्स में। तो यहाँ पर इसको हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले हमें ये चेक करना है कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाली कौन सी वैल्यू है, और सबसे कम मतलब कि पॉइंट डिजिट के बाद वाला कम, राइट। जैसे कि यहाँ पर 2.300 किलोग्राम है, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही है, तो हमारा आंसर भी पॉइंट के बाद एक डिजिट तक ही होना चाहिए। तो हमारा जो आफ्टर करेक्शन वाला जो आंसर होगा वो होगा 2.3 किलोग्राम। सो दिस इज़ अवर आंसर इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। द मास ऑफ अ बॉक्स मेजर बाय दिस, राइट। फिर यहाँ पर व्हाट इज़ द डिफरेंस इन द मासेस ऑफ द पीसेस टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो यहाँ पर अब मास का डिफरेंस फाइंड करना है। अब मास का डिफरेंस, तो पहला मास है हमारे पास 20.17 ग्राम, और सेकंड जो मास है वो है 20.15 ग्राम, राइट। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंस आ रहा है वो डिफरेंस है 0.02 ग्राम, राइट। तो 0.02 ग्राम में यहाँ पर आफ्टर पॉइंट दो डिजिट्स है, जैसे कि यहाँ पर 0.17 है, 0.15 है, बट आंसर में ही क्या आ रहा है, पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहा है आंसर में ही। तो हमारा जो आंसर है वो 0.02 ग्राम ही मिलेगा। तो भले ही यहाँ पर आंसर में पॉइंट के बाद टू डिजिट्स है, राइट। तो यहाँ पर टू डिजिट्स है, इसीलिए यहाँ पर आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ज़ीरो है, टू है। तो हमें परफेक्टली अगर आंसर लिखना है तो ये आंसर हमें लिखना पड़ेगा 0.02 इंटू ज़ीरो लिख सकते हैं, बट वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होगा, इसीलिए 0 टू दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स में हम लोग काउंट करेंगे, इसीलिए हमारा ये फाइनल आंसर होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में अ फिजिकल क्वांटिटी P इज रिलेटेड टू 4 ऑब्जर्वेबल A B C and D follows this equation. The percentage errors of measurement in A B C D are 1%, 3%, 4% and 2% respectively. What is the percentage error in the quantity P if the value of P calculated using the above relation turns out to be 3.763? To what value should you round off the result? Okay, तो पहले हमें ए बी सी डी के परसेंटेज एरर्स दिए गए हैं, पी की फॉर्मूला दी गई है, तो फॉर्मूला के ऊपर से हमें पी का परसेंटेज एरर फाइंड करना है, राइट। तो पहले वो एरर की यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूँगा। तो परसेंटेज एरर इन पी, सो डेल्टा पी अपॉन पी इंटू, राइट, इंटू 100, वो होगा परसेंटेज में इज इक्वल टू। अब इक्वेशन के हिसाब से जो भी पावर्स होंगे वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। सो ए क्यूब था तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए, राइट। सिमिलरली बी स्क्वायर है तो वहाँ पर +2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये गलती कर देते हैं कि रूट सी नीचे की तरफ है, मतलब कि डिनोमिनेटर में, फिर भी यहाँ पर हमें तो ऐड ही करना है। ये रूल है डिवीज़न का कि जब कोई भी डिवीज़न में हो तो एरर फाइंड करने के लिए ही ये रूल है। और अंडर रूट मतलब कि पावर होगी 1/2,
तो 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी, और यहाँ पर भी +1 है तो डेल्टा डी अपॉन डी, राइट। तो ये सारी चीज़ ब्रैकेट में आएगी इनटू 100, वो होगा परसेंटेज में। अब इसके बाद हम लोग सारी वैल्यूज़ अंदर रखेंगे, तो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100, तो वो हमें मिलेगा 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 कितना है 1% दिया गया है, तो 1% प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 वो कितना है तो 3%, तो यहाँ पर इंटू 3% प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100, तो यहाँ पर वो है 4%, तो इंटू 4% आएगा, राइट। फिर उसके बाद डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100, तो वो होगा 2%, राइट। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, यहाँ पर ऐड होगा 2%, सिर्फ 2, राइट। ब्रैकेट कंप्लीट। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेशन में यहाँ पर 3 इंटू 1 3 प्लस 6 प्लस 2 और प्लस 2, राइट। तो ये आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा, टोटल करेंगे तो टोटल हमें 13 मिलेगा, तो 13% इज़ द टोटल परसेंटेज एरर इन पी। तो ये हमने परसेंटेज एरर फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर पी की वैल्यू तो हमारे पास है, बट परसेंटेज एरर के हिसाब से उसको राउंडिंग ऑफ कैसे किया जाए। तो राउंडिंग ऑफ में यहाँ पर आंसर 13% हमारा 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, तो हमारा ये वाला आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग उसका आंसर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में p इज़ इक्वल टू 3.8 लिख सकते हो। अब 3.8 का कैसे आया, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स मतलब कि 3.7, बट 7 के बाद 6 है, तो 6 इज़ ग्रेटर देन 5, इसीलिए वो 7 को 1 से ऐड कर देगा, तो इसीलिए हमारा आंसर 3.8 राउंडिंग ऑफ होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, अ बुक विथ मैनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट formulas for the displacement y of a particle undergoing a certain periodic motion। तो यहाँ पर टोटल 4 इक्वेशंस दिए गए, तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है कि ये जितने भी इक्वेशंस है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं, ये चीज़ हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, राइट। अब ए क्या है, वन टाइप ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वी एक स्पीड है, टी टाइम पीरियड है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग उसको प्रूव कर लेते हैं। तो पहला यहाँ पर है y इज इक्वल टू ए साइन 2πt अपॉन टी, तो उसमें LHS क्या है हमारा y, LHS y मतलब कि वो वन काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन होगा L1। अब बात करेंगे RHS की, तो RHS में है वो है a साइन ओमेगा साइन 2πt अपॉन टी, राइट। तो पहले a फाइंड करेंगे, तो a मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा तो उसका भी यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला होगा L1। अब साइन ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन है तो वो डायमेंशन लेस हो जाएगा, तो डायमेंशन लेस और उसके अंदर 2πt अपॉन टी का डायमेंशन भी डायमेंशन लेस होना चाहिए क्योंकि वो साइन के अंदर है। तो 2π तो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अब टी का डायमेंशन और नीचे टी का डायमेंशन, तो टी एक टाइम है और नीचे भी पीरियोडिक टाइम है, तो t1 अपॉन t1, तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो वैसे ही वो डायमेंशन लेस हो गया। तो यहाँ पर RHS हमें मिला L1, LHS भी यहाँ पर मिला L1, तो RHS और LHS दोनों ही सेम है, तो LHS इज इक्वल टू RHS लिख सकते हैं, राइट। अगर दोनों ही सेम है तो फर्स्ट इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि जब कभी भी LHS इज इक्वल टू RHS मिले तब वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। अब चलते हैं सेकेंड इक्वेशन में। सेकेंड इक्वेशन में LHS की अगर बात की जाए तो LHS है अगेन y डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायमेंशन होगा L1, और RHS में है डायरेक्ट a साइन VT, राइट। तो RHS है पहला a, तो a की बात करेंगे, a है L1 और साइन के अंदर है VT, तो वो डायमेंशन लेस होना चाहिए, v इंटू टी का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हमें डायमेंशन लेस मिलना चाहिए। तो v है
वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब कि स्पीड, तो स्पीड का डायमेंशन होगा L1 t-1 और टाइम का डायमेंशन है t1, तो t-1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर L1 बचा। बट यहाँ पर डायमेंशन लेस होना चाहिए था, मतलब कि सारे ही डायमेंशन ज़ीरो मिलने चाहिए थे, तो ज़ीरो डायमेंशन नहीं मिलने की वजह से यहाँ पर LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, मतलब कि ये जो सेकंड इक्वेशन है राइट, वो करेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर डायमेंशनली इनकरेक्ट। अब चलते हैं थर्ड इक्वेशन पे, तो फिर से वहाँ पर LHS की बात करेंगे, तो LHS कौन सा है, y डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि LHS L1, सभी जगह पर LHS तो L1 ही है। अब बात करेंगे RHS, तो RHS है यहाँ पर पहला है A/T, ए यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टी टाइम पीरियड, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब L1 और टाइम पीरियड मतलब T1। अब साइन वाला जो टर्म है वो डायमेंशनलेस फिर से होना चाहिए। अब साइन वाले टर्म में T/A है, अब T टाइम है और A अगेन डिस्प्लेसमेंट है, तो इसका डायमेंशन होगा T1 और इसका डायमेंशन होगा L1, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं मिल रही है। अगर ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं मिल रही है तो यहाँ पर ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा, क्योंकि LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, so this equation is dimensionally इनकरेक्ट, इनकरेक्ट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर चलते हैं फोर्थ इक्वेशन पे, तो फिर से यहाँ पर LHS की बात करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड LHS y क्या होगा L1 और RHS, तो यहाँ पर पहला टर्म है A/√2, तो A/√2 तक का तो कोई डायमेंशन ही नहीं होगा और A मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसका डायमेंशन L1 होगा। अब साइन वाले टर्म्स यहाँ पर डायमेंशन लेस होने चाहिए, साइन और कॉस दोनों के ही टर्म्स, तो यहाँ पर साइन में और कॉस में दोनों की टर्म्स सेम है 2πt/t राइट, तो यहाँ पर 2π का तो कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो वो डायमेंशन लेस है। टी का डायमेंशन T1 और कैपिटल टी टाइम पीरियड उसका डायमेंशन T1, T1 कैंसिल, तो ये फिर से डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। तो यहाँ पर LHS और RHS दोनों ही सेम मिल रहे हैं हमें, इसीलिए ये जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि LHS इज इक्वल टू RHS, डायमेंशनली ये मैच हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अ फेमस रिलेशन इन फिजिक्स रिलेट्स moving mass m to the rest mass mo of a particle in terms of its speed v and the speed of light c. This relation first arose as a consequence of special relativity due to Albert Einstein. A boy recalls the relation almost correctly but forgets where to put the constant c. He writes m is equal to m0 upon 1 minus v square raised to 1/2. सो गैस वेयर टू पुट द मिसिंग सी। तो यहाँ पर क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक स्टूडेंट है, वो एक स्टूडेंट एक तो जो वेरिएबल फोर्स है मूविंग मास है राइट, और रेस्ट मास है, फिर पार्टिकल की वेलोसिटी और लाइट वेलोसिटी, उन सब का रिलेशन वो जानता है, बट एक इक्वेशन लिखने के बाद वो उस इक्वेशन में सी टर्म को कहाँ पर रखना है वो भूल गया। अब सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, तो सी टर्म को हमें इस फॉर्मूला में ऐसे रखना है कि जिससे ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट हो जाए। तो इक्वेशन को हमें डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए सी को ऐसे हमें यहाँ पर पोर्ट्रे करना है, रखना है राइट। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड अगर m है तो राइट हैंड साइड m हो, तो दोनों ही मास है, दोनों एक दूसरे के डायमेंशन को करेक्ट कर देंगे, कंपेयर कर देंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाएगा m इज इक्वल टू m में। बट जो नीचे वाला टर्म है 1 माइनस वी स्क्वायर रेज टू 1/2, उसमें यहाँ पर L1t-1 टर्म बढ़ जाएगा। तो L1t-1 टर्म को कैंसिल आउट करने के लिए, क्योंकि उसको कैंसिल करना पड़ेगा क्योंकि ये टर्म ज़्यादा मिल रहा है हमें, तो उसको कैंसिल करने के लिए मुझे उसी टर्म से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो c वही टर्म है, c स्पीड है, v भी स्पीड है,
तो इस इक्वेशन को अगर हम लोग रीराइट करना चाहे तो कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि m इज इक्वल टू एम ओ एज इट इज़ अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर है तो नीचे सी स्क्वायर लिख लीजिए, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और रेस टू 1/2। तो ये फॉर्मूला हो जाएगी हमारी करेक्ट, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में द यूनिट ऑफ लेंथ कन्वीनियंट ऑन द एटॉमिक स्केल इज नोन एज एन एंगस्ट्रॉम एंड इज डिनोटेड बाय 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। The size of a hydrogen atom is about 0.5 angstrom. What is the total atomic volume in meter cube of a mole of hydrogen atoms? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर एक रेंज दी गई है, राइट, एटॉमिक रेंज दी गई है। वो रेंज कितनी है? 1 एंगस्ट्रॉम की जितनी। अब हाइड्रोजन एटम की जो साइज़ है वो है 0.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर टोटल एटॉमिक वॉल्यूम मीटर क्यूब में कितना होगा वो फाइंड करना है, राइट। तो टोटल एटॉमिक वॉल्यूम तो फाइंड करना है मीटर क्यूब में, बट वो जो अमाउंट है वो अमाउंट हमें लेनी है 1 मोल। तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, व्हाट इज़ टोटल एटॉमिक वॉल्यूम इन मीटर क्यूब? तो एग्जैक्टली वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो 0.5 एंगस्ट्रॉम है, एंगस्ट्रॉम मतलब 10⁻⁻10 मीटर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब मैं एक एटम का वॉल्यूम का फॉर्मूला में लिखूँगा, तो 1 एटम वॉल्यूम इज इक्वल टू, तो वो हो जाएगा एक स्फीयर जैसा 4/3 पाई आर क्यूब, राइट। अब इसमें वैल्यूज़ रखेंगे तो इज इक्वल टू 4/3 इंटू पाई की वैल्यू होगी 3.14 इंटू रेडियस, तो वो हो जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻10 रेज टू 3, राइट। तो यहाँ पर वो कैलकुलेशन हमें मिलेगी, वो होगी 5.233 इंटू 10⁻31 मीटर क्यूब। तो ये मिल गया हमें एक एटम की वॉल्यूम। अब 1 मोल में H2 के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? तो मॉलिक्यूल नंबर्स, राइट, वो हम लोग ध्यान में लेंगे। तो 1 मोल H2 मॉलिक्यूल नंबर्स वो एवोगेड्रो नंबर जितने होंगे। तो एवोगेड्रो नंबर यहाँ पर उसकी वैल्यू तो 6.023 इंटू 10⁻23 आएगा। तो इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं एक मोल में, इतने नंबर्स ऑफ एटम्स होंगे 1 मोल में, राइट। तो अब हम लोग H2 जो कि एटम है, H2 एटम का टोटल वॉल्यूम, राइट, वो फाइंड करेंगे। तो H2 मॉलिक्यूल का टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू 1 वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, तो वो हमने फाइंड किया हुआ है, राइट। तो एवोगेड्रो नंबर कितना है? तो वो है 6.023 इंटू 10⁻23। और एक एटम का वॉल्यूम, तो एक एटम का वॉल्यूम यहाँ पर होगा, वो होगा 5 हमने फाइंड किया था 5.233 इंटू 10⁻31, राइट। तो ये कैलकुलेशन हमें आफ्टर कैलकुलेशन मिलेगा, वो होगा 3.152 इंटू 10⁻⁻7, राइट। इस आंसर को मैं यहाँ पर रीराइट करूँगा। आंसर होगा 3.152 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब, राइट। तो अब यहाँ पर इसको अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ करें तो राउंडिंग ऑफ में ये आंसर मिलेगा 3 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब जितना, राइट। सो ये हमारा 1 मोल हाइड्रोजन एटम्स का टोटल एटॉमिक वॉल्यूम होगा मीटर क्यूब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर मोलर वॉल्यूम। What is the ratio of molar volume to the atomic volume of a mole of hydrogen? Okay,
Then take the size of hydrogen molecule to be about 1 angstrom and why is this ratio so large? ओके, तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं कि एक मोल आइडियल गैस का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो है 2.4 लीटर। तो यहाँ पर मोलर वॉल्यूम और एटॉमिक वॉल्यूम दोनों का ही रेशियो क्या होगा हाइड्रोजन के लिए। तो पहले हम लोग मोलर वॉल्यूम की बात करेंगे। तो मोलर वॉल्यूम वो हमें दिया गया है और वो है 2.4 राइट लीटर में। अब उसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि लीटर में डायरेक्टली हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे। तो 2.4 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। सो 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा राइट। अब यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन के एटम का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो 1 मोल हाइड्रोजन एटम का वॉल्यूम वो हमने फाइंड आउट पहले से ही किया हुआ है राइट। तो वो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 मोल हाइड्रोजन एटम वॉल्यूम, तो वो होगा इज इक्वल टू उसकी वैल्यू होगी 3.152 इंटू 10⁻⁻7 मीटर क्यूब राइट। तो वो उसकी वॉल्यूम होगी यहाँ पर। ओके, अब यहाँ पर हमें रेशियो फाइंड करना है। तो मोलर वॉल्यूम अपॉन 1 मोल एटम वॉल्यूम, तो इज इक्वल टू, अब यहाँ पर वैल्यूज़ रखेंगे। तो वैल्यूज़ यहाँ पर होगी 2.4 इंटू 10⁻³ अपॉन 3.152 इंटू 10⁻7 राइट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से दोनों का रेशियो यहाँ पर मिलेगा 7.1 इंटू 10⁻⁴। तो ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये जो हमें वैल्यू मिली वो इतनी लार्ज क्यों है राइट। तो इतनी लार्ज होने का ये रीज़न है कि जो भी गैस होते हैं उसमें जो इनर एटम्स होते हैं उनके बीच जो डिस्टेंस होगा वो हाइड्रोजन एटम के बराबर में बहुत ज़्यादा होता है राइट। तो एटॉमिक डिस्टेंस इज़ वेरी मच मोर इन डिस्टेंस देन हाइड्रोजन एटम। सो इसीलिए यहाँ पर ये जो रेशियो है वो ज़्यादा मिल रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन दिस कॉमन ऑब्जर्वेशन क्लियरली। इफ़ यू लुक आउट ऑफ द विंडो ऑफ अ फास्ट मूविंग ट्रेन the nearby trees, houses, etc. seem to move rapidly in a direction opposite to the train's motion, but the distance object, hilltops, the moon, the stars, etc. seem to be stationary. In fact, since you are aware that you are moving, these distant objects seem to move with you, right? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आप अगर ट्रेन से जा रहे हो तो ट्रेन अगर बहुत फास्ट तेज़ जा रही है तो आपने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि नज़दीक के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही फास्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होते होंगे और जो दूर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो बहुत ही धीरे धीरे ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। तो यहाँ पर जो मेन रीज़न है वो है जो भी नज़दीक के ऑब्जेक्ट है लाइन ऑफ साइट उसका रीज़न है। तो लाइन ऑफ साइट में जो भी नज़दीक के जितने ऑब्जेक्ट है उनके लिए लाइन ऑफ साइट डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा होता है फॉर नियर डिस्टेंस, बट सेम फॉर लार्जर डिस्टेंस राइट और फार डिस्टेंस वो बहुत ही कम हो जाता है। तो ये ज़्यादा होने की वजह से हमारे जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो ज़्यादा मूव कर रहे हैं, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहे हैं और ये
कम होने की वजह से, यहाँ पर डिफरेंस, लाइन ऑफ साइट का डिफरेंस जो है वो कम होने की वजह से जो दूर के ऑब्जेक्ट्स है वो धीरे धीरे या फिर हमारे साथ ही चलते हैं, ऐसा हमें लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में द प्रिंसिपल ऑफ पैरेलैक्स इन सेक्शन 2.3.1 इज यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ वेरी डिस्टेंट स्टार्स। द बेस लाइन ए बी इज द लाइन जॉइनिंग द अर्थ्स टू लोकेशंस 6 months apart in its orbit around the sun. That is, the baseline is about the diameter of the Earth's orbit is equal to 3 into 10 raised to 11 meter. However, even the nearest stars are so distant that with such a long baseline they show parallax only of the order of 1 second arc second of arc. A parsec is a convenient unit of length on the astronomical scale. It is the distance of an object that will show a parallax of 1 second of arc from opposite ends of a baseline equal to the distance from the earth to the sun. How much is the parsec in terms of meter? तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को डायग्राम से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर नज़दीक में दो स्टार्स है, राइट, उनके डिस्टेंस यहाँ पर मेज़र करने हैं। तो यहाँ पर हमें पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करना है, राइट। अब जो सन है उसके अराउंड 6 मंथ के ड्यूरेशन में जो अर्थ है उसके दो प्लेसेस यहाँ पर दिए गए हैं, ए एंड बी, राइट। तो 6 मंथ में जो अर्थ है वो ए टू बी जितना डिस्टेंस कवर करता है, राइट। तो यहाँ पर ऑर्बिट की जो डायमीटर है वो दी गई है, वो है 3 into 10⁻11 मीटर। ओके, अब यहाँ पर जो डिस्टेंस, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, वो 6 महीने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कवर हो रहा है वो है 1 सेकेंड जितना, राइट। अब यहाँ पर हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि जो डिस्टेंस है, राइट, जो सन टू अर्थ ऐसा बोला जाएगा, वो डिस्टेंस हमें पार्सेक में फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पर दो स्टार्स के बीच, ओ टू बी, दो स्टार्स के बीच जो डिस्टेंस है वो एक्चुअली हमें फाइंड करनी है, कैपिटल डी। तो पहले स्टार्ट करेंगे फॉर्मूला से, सिंपल फॉर्मूला, दैट टोटल एंगल थीटा डैश इज इक्वल टू आर्क कितना है बी अपॉन डिस्टेंस, डिस्टेंस यहाँ पर है कैपिटल डी। तो कैपिटल डी बेसिकली हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो कैपिटल डी को सब्जेक्ट बनाएंगे। तो कैपिटल डी इज इक्वल टू बी अपॉन थीटा डैश इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू थीटास। तो यहाँ पर 2 थीटा आ जाएगा, राइट। अब वैल्यूज़ रखेंगे, तो पहली वैल्यूज़ में d इज इक्वल टू बी की वैल्यू है वो दी गई है 3 into 10⁻11 और दूसरा थीटा एंगल दिया गया है, तो थीटा एंगल वो है 2 इंटू रेडियन में, मतलब कि 1 सेकेंड का रेडियन में आंसर होगा 4.85 इंटू 10⁻⁻6, राइट। तो आफ्टर कैलकुलेशन यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा, वो होगा कैपिटल डी इज इक्वल टू 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर, राइट। तो अब ये जो वैल्यू है उसको हमें पार्सेक में कन्वर्ट करना है। तो ये पार्सेक में इतनी ही वैल्यू है, मतलब कि 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.09 इंटू 10⁻16 मीटर। तो यहाँ पर हमने ये फाइंड कर लिया है, ये हमने क्या फाइंड कर लिया है, तो दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर जो अर्थ और सन उनका जो रेफरेंस लिया गया है वो इस एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए लिया गया है। यहाँ पर अर्थ और सन है ही नहीं, हमें तो दो स्टार्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है, बट एज अ रेफरेंस यहाँ पर अर्थ और सन को ध्यान में लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, द नियरेस्ट स्टार्स टू आवर सोलर सिस्टम इज 4.29 लाइट ईयर्स अवे, हाउ मच इज दिस डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ पार्सेक्स? How much parallax would the star named Alpha Centauri show when viewed from two locations of the Earth 6 months apart in its orbit around the Sun? तो पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। अपना जो सोलर सिस्टम है उसमें सबसे नज़दीक का जो स्टार है वो लगभग 4.29 लाइट ईयर दूर है, राइट।
अब यही डिस्टेंस पार्सेक में कितना होगा ये पहले हमें फाइंड करना है। अब जो सन के अराउंड अपनी जो ऑर्बिट है उसमें 6 मंथ के ड्यूरेशन में जो अर्थ है वो दो पोजीशंस, राइट, दो पोजीशंस से उस स्टार को ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। तो वहाँ पर दो पोजीशन से अगर स्टार को ऑब्जर्व करेंगे तो वो कितना एंगल बनाएगा वो हमें फाइंड करना है। तो पहले कन्वर्जन ले लेते हैं। 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट। ये मीटर में कन्वर्जन है। अब उसको हमें यहाँ पर 4.29 को कन्वर्ट करना है, तो 4.29 लाइट ईयर इज इक्वल टू 4.29, राइट, इंटू 9.46 इंटू 10⁻15। तो यहाँ पर ये जो कैलकुलेशन है वो हमें मिलेगा 4.58 इंटू 10⁻16 मीटर, ओके। अब 1 पारसेक वो मीटर में कितना होगा, तो 1 पारसेक इज इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, राइट। तो अगर 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर इज 1 पारसेक, देन 4 जो हमारी वैल्यू हमने ली 4.58 इंटू 10⁻16 मीटर इज इक्वल टू वाट पारसेक। तो इन दोनों का रेशियो हमने फाइंड करना है यहाँ पर। तो 4.58 इंटू 10⁻16 अपॉन 3.08 इंटू 10⁻16, राइट। तो यहाँ पर ये जो रेशियो है वो रेशियो हमें मिलेगा 1.32 पारसेक, राइट। तो 1.32 पारसेक हमें मिलेगा। अब यहाँ पर स्टार से अर्थ का जो डिस्टेंस है वो कितना है, तो स्टार से अर्थ का डिस्टेंस हमें दिया गया है। तो पहले हम लोग उसको डायग्राम में ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली हमें थीटा फाइंड करना है कि कितना एंगल यहाँ पर बन रहा है, राइट। तो थीटा एंगल फाइंड करने के लिए पहले तो बी की वैल्यू दी गई है और जो डी है मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन स्टार टू अर्थ वो 4.29 लाइट ईयर है। तो वहाँ से स्टार्ट करेंगे, लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो स्टार टू अर्थ डिस्टेंस इज इक्वल टू, वो वैल्यू होगी 4.29 इंटू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू मीटर में होगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, राइट। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन होगी इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग एज इट इज़ ही रहने देंगे, राइट। अब यहाँ पर बी की वैल्यू की बात करेंगे। बी क्या है यहाँ पर, तो दोनों ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस मतलब कि आर्क बोल सकते हैं। तो वो जो आर्क है वो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हो जाएगा, राइट। तो 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इतना डिस्टेंस, तो 2 इंटू 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का डिस्टेंस होगा 1.496 इंटू 10⁻11, राइट। अब इसकी कैलकुलेशन यहाँ पर हमें मिलेगी इज इक्वल टू, इसको भी हम लोग एज इट इज़ रखेंगे। अब डायरेक्ट हम लोग रेशियो ले लेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू, उसकी फॉर्मूला होगी आर्क अपॉन रेडियस मतलब कि बी अपॉन डी, राइट। अब बी की वैल्यू है 2 इंटू 1.496 इंटू 10⁻11 एंड कैपिटल डी की वैल्यू होगी 4.29 इंटू 9.46 इंटू 10⁻15, राइट। अब यहाँ पर जो पाई है मतलब कि ये लगभग 6 मंथ का जो मतलब कि हाफ इंटरवल है, मतलब कि वहाँ पर एंगल पाई रेडियन है, राइट। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 इंटू 3600 सेकेंड्स में होगा, राइट।
तो फिर 0.0737, क्योंकि यहाँ पर ये जो आंसर मिल रहा है वो है 0.0737 इंटू 10⁻⁻⁴, और वो मिल रहा है रेडियन में, राइट। तो अगर वो हमें रेडियन में मिल रहा है तो मुझे यहाँ पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो पाई रेडियन का सेकेंड में अगर आंसर है तो वो है 180 इंटू 3600 सेकेंड। तो 0.0737 इंटू 10⁻⁻⁴ का कितना सेकेंड होगा। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू, उसको हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, तो थीटा इज इक्वल टू 0.0737, राइट, इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू 180 इंटू यहाँ पर आएगा 3600, राइट, अपॉन 3.14 पाई की वैल्यू, राइट। तो अब आफ्टर कैलकुलेशन हमें यहाँ पर थीटा जो कि मिलने वाला है, थीटा इज इक्वल टू 15209.4 इंटू 10⁻⁻⁴, राइट। तो अब इसको अगर सेकेंड में लिखें तो थीटा इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू, यहाँ पर जो थीटा होगा वो नियरली इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 1.52 सेकेंड, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन है प्रिसाइज मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर नीड ऑफ साइंस। फॉर एग्जांपल, to ascertain the speed of an aircraft, one must have an accurate method to find its positions and closely separated instants of time. This was the actual motivation behind the discovery of radar in World War II. Think of different examples in modern science where precise measurement of length, time, mass, etc. are needed. Also, wherever you can give a quantitative idea of the precision needed. राइट। तो जो मॉडर्न साइंस है उसमें एक्यूरेसी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक्यूरेसी इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट इन मॉडर्न साइंस, राइट। इस फॉर एग्जांपल, जब कभी हम लोग सैटेलाइट में कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए। कहाँ तक एक्यूरेसी चाहिए? तो रॉकेट लॉन्चिंग में, राइट, लगभग वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए, और वो होगी 1 माइक्रो सेकेंड की एक्यूरेसी चाहिए, मतलब कि 10⁻⁻�6 सेकेंड जितनी एक्यूरेसी चाहिए, राइट। उसके बाद सेकेंड एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं लेज़र। अगर हम लोग लेज़र में अगर वर्क कर रहे हैं तो उसके डिस्टेंस में 1 एंगस्ट्रॉम जितनी एक्यूरेसी चाहिए। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कितना? तो 1 एंगस्ट्रॉम मतलब कि 10⁻⁻10 मीटर जितना, बहुत ही कम, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट, राइट। और उसके बाद अगर एग्जांपल लें तो न्यूक्लियर वॉल्यूम की अगर बात करें तो न्यूक्लियर वॉल्यूम अगर फाइंड आउट करना है तो न्यूक्लियर वॉल्यूम में हमें एक्यूरेसी चाहिए 10⁻⁻15 मीटर तक, राइट। और अगर हम लोग किसी मॉलिक्यूल का मास स्पेक्ट्रोग्राफ से अगर फाइंड करें, राइट, तो वहाँ पर 10⁻⁻30 kg तक एक्यूरेसी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हमने मॉलिक्यूल का मास फाइंड करना है तो उसकी एक्यूरेसी तो बहुत ही ज़्यादा चाहिए, 10⁻⁻30 kg तक। ओके, अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, just as precise measurements are necessary in science, it is equally important to be able to make rough estimates of quantities using rudimentary ideas and common observations. Think of ways by which you can estimate the following. Where an estimate is difficult to obtain, try to get an upper bound on the quantity. The total mass of rain bearing clouds over India during the monsoon. Okay, तो यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर फाइंड करना है उसका अप्रोक्सीमेशन यहाँ पर हमें लगाना है।
मान लीजिए कि इंडिया में जो बारिश हो रही है, इंडिया में बारिश लगभग 100 सेंटीमीटर या फिर उसको बोल सकते हैं 1 मीटर जितनी हो रही है, राइट। तो वहाँ पर जो एरिया कवर हो रहा है वो इंडिया का एरिया ई इज़ इक्वल टू मान लीजिए 3.3 मेगा किलोमीटर स्क्वायर है, राइट। तो एरिया लगभग इतना है, तो वहाँ पर कैलकुलेशन के हिसाब से 3.3 इंटू 10⁶ किलोमीटर स्क्वायर, राइट। अब उसको मीटर स्क्वायर में अगर कन्वर्ट करें तो वो कन्वर्ट हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻12 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया है इतना। अब हमें यहाँ पर मास फाइंड करना है, तो मास फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास को यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। अब जो बारिश हो रही है तो वो पानी का डेंसिटी कितना है, पानी का डेंसिटी है 10⁻3 और वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब एरिया इंटू जो हाइट है बारिश की वो, तो एरिया इंटू एच आ जाएगा, राइट। अब वैल्यूज़ अंदर रखें तो 10⁻3 इंटू एरिया, एरिया है हमारा 3.3 इंटू 10⁻12 इंटू हाइट 1 मीटर जितनी। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट द आंसर, और वो बारिश का मास होगा 3.3 इंटू 10⁻15 किलोग्राम। इतना इंडिया में बारिश का मास होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द मास ऑफ एन एलिफेंट। यहाँ पर हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा कि मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है तो उसके ऊपर से हम लोग एलिफेंट का मास फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक बोट है, उसका जो बॉटम है उसका एरिया, तो वो एरिया है वो है कैपिटल ए, और पानी में, राइट, अगर उसको हम लोग पानी में अगर रखें बोट को, तो वो जो डेप्थ है, जो पानी में उसकी डेप्थ जाएगी वो है d1, राइट। तो यहाँ पर जितना भी बोट खाली है, बोट जब खाली है तब वो जितना भी अंदर पानी के अंदर रह रही है बोट, उसके कारण जो पानी डिस्प्लेस हुआ है उसका वॉल्यूम, तो वो होगा v1 इज इक्वल टू एरिया इंटू डेप्थ। तो इतना वॉल्यूम जितना पानी उससे अभी बोट कवर हुई है, जब बोट खाली है तब की बात है, राइट। अब हाथी को बोट के अंदर रख रहे हैं, तो बोट के अंदर रखने के बाद जो बोट है उसकी नई जो डेप्थ है वो अब है DE हाथी के साथ, क्योंकि बोट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी हाथी के बाहर से। तो अब जो वॉल्यूम कवर हो रहा है उस वॉल्यूम की अगर बात करें तो नया वॉल्यूम होगा एरिया इंटू DE, राइट। तो यहाँ पर अब हम लोग वॉल्यूम का डिफरेंस ले लेंगे, क्योंकि हाथ जो एलिफेंट है, एलिफेंट के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ पानी का वॉल्यूम, तो वो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर वो फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमें डिफरेंस ही फाइंड करना है, मतलब कि v इज इक्वल टू v2 माइनस v1, तो वो उतना जो ज़्यादा वॉल्यूम होगा, राइट, जो एलिफेंट के कारण मिला वो मिल जाएगा इस डिफरेंस से। तो इज इक्वल टू ए कॉमन, अब बचेगा DE माइनस D1, राइट। अब मान लीजिए कि जो पानी है उसकी डेंसिटी है रो, तो यहाँ पर जो एलिफेंट है उसका मास कैपिटल M इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। तो वॉल्यूम होगा A DE माइनस D1 इंटू रो, राइट। तो ये पूरा एलिफेंट का मास आ जाएगा, मास ऑफ एलिफेंट। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में द विंड स्पीड ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। हम लोग एक बलून को एज्यूम करेंगे। मान लीजिए कि h हाइट पे जो बलून है, जब कहीं कोई स्टॉर्म नहीं होता है तब h हाइट होती है बलून की, सिंपल, राइट। और जो मेनली जो बलून है वो h हाइट पे A पोजीशन पे है, राइट। अब दूसरी पोजीशन यहाँ पर रखें, तो जब कभी भी स्टॉर्म आता है उसके कारण जो बलून जाता है वो B पॉइंट पे जाता है,
राइट। तो ये O ओरिजिन हुआ और यहाँ पर O2B एक डिस्टेंस मिलेगा। यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जो कि है थीटा एंगल, राइट। अब जो A to B डिस्टेंस है वो x जितना है। तो मान लीजिए कि जो स्टॉर्म की जो स्पीड है वो है v जितनी, और वो राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, तभी बलून B पे पहुंचा। तो यहाँ पर अब मैं बलून की मतलब कि जो स्टॉर्म की स्पीड है वो फाइंड कर सकता हूँ। पहले मैं स्टार्ट करूँगा ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला से। ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला के हिसाब से अब इक्वेशन में टेन थीटा में अप्लाई कर रहा हूँ, तो टेन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट है x अपॉन एडजेसेंट, एडजेसेंट है ओ ए मतलब h, तो x अपॉन h आ जाएगा, राइट। अब x को मैं सब्जेक्ट बनाऊंगा तो x इज इक्वल टू h इंटू टेन थीटा। अब पूरी इक्वेशन को मैं t से डिवाइड करूंगा तो x अपॉन टी इज इक्वल टू h टेन थीटा अपॉन टी, राइट। अब x अपॉन टी क्या है, तो वो स्पीड है जो स्टॉर्म है वो। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अब v इज इक्वल टू h टेन थीटा अपॉन टी। तो ये हो गई स्टॉर्म की स्पीड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में द नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर ऑन योर हेड। तो हर कोई पर्सन का जो हेड होता है उसकी जो रेडियस होती है, तो रेडियस ऑफ हेड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर जितनी होती है, राइट। और जो एक हेयर होता है उसकी थिकनेस बहुत ही कम होगी और वो होगी टी एच इज इक्वल टू थिकनेस ऑफ हेयर 10 इंटू 10⁻⁵ सेंटीमीटर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ हेयर स्ट्रैंड्स यहाँ पर फाइंड करने हैं, राइट। तो नंबर ऑफ हेयर, राइट, इज इक्वल टू, अब इक्वेशन लिखूंगा तो यहाँ पर हेड एरिया अपॉन जो वन हेयर थिकनेस है वो, राइट। अब यहाँ पर हेड एरिया, तो हेड एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला, तो पाई आर एच स्क्वायर अपॉन वन हेयर थिकनेस, राइट, वन हेयर थिकनेस वाला एरिया, यहाँ पर वो लिखना मुझे रह गया, वन हेयर एरिया भी हम लोग लिख सकते हैं, राइट। तो वो फॉर्मूला होगी पाई इनटू, अब उसका रेडियस, तो थिकनेस एक काइंड का डायमीटर है हेयर का, तो डायमीटर बाई 2 कर देना है, तो 10 इंटू 10⁻⁵, राइट, अपॉन 2 होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू, तो कैलकुलेशन के हिसाब से पाई आर एच स्क्वायर मिलेगा 64 इंटू 10⁻⁴ एंड डिनोमिनेटर में 25 इंटू 10⁻⁻10, राइट। तो यहाँ पर आफ्टर कैलकुलेशन वी विल गेट इज इक्वल टू 2.56 इंटू 10⁻⁶, और ये जो हमें मिला वो नंबर ऑफ हेयर्स मिले टोटल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन योर क्लासरूम। तो एनटीपी पे एक मोल एयर में जो मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम, तो एनटीपी पे उसका वॉल्यूम होगा 1 मोल, राइट, एयर मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर आता है, बट उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ मीटर क्यूब आ जाएगा, राइट। अब 1 मोल में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका नंबर, तो 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो फिक्स है, एवोगेड्रो नंबर जितने, तो एवोगेड्रो नंबर की वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23, राइट। उसके बाद यहाँ पर जो नॉर्मल रूम होता है उसकी साइज़ की बात करेंगे तो उसकी साइज़ होगी 10/10/5, और इसकी वजह से जो नॉर्मल रूम है उसकी वॉल्यूम होगी 500 मीटर क्यूब, राइट। अब यहाँ पर जो रूम है उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो रूम में नंबर ऑफ
molecules of room capital N is equal to Avogadro number upon volume 22.4 into 10 raised to minus 3 into टोटल वॉल्यूम, राइट। अब वैल्यूज सिर्फ रखनी है हमें, तो वैल्यूज़ के हिसाब से एन ए है 6.023 इंटू 10⁻23। वॉल्यूम, तो वॉल्यूम यहाँ पर कितना है, राइट 23। वॉल्यूम है यहाँ पर 500 अपॉन 22.4 इंटू 10⁻³ राइट। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद जो आंसर मिलेगा वो होगा 1.34 इंटू 10⁻28। तो ये जो है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ रूम, राइट।